हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानों देखे गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत ही ज्यादा दिनों से ये इंतजार था कि कब क्लास 12 की फिजिक्स का वीडियो आएगा और कब मैं शिवम सर से क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी। तो वो दिन आ चुका है। स्थिर वैद्युतिकीय जो ये आपकी पहली यूनिट है, यहां से हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके बारे में हम आप सभी को बहुत सारे टॉपिक्स कवर करके दे देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि कहां से स्टार्ट होने वाली है क्लास 12 की फिजिक्स। मैंने इसका एक वीडियो ऑलरेडी आप सभी को दे दिया है कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको 12th अपना कवर करना है फिजिक्स। ठीक है, तो आप सभी को आज पहला अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये मैं आज सभी आपको क्लियर करके दूंगा। कुछ टॉपिक इसके कवर करूंगा। तो चलिए फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे इस वीडियो में कि स्थिर वैद्युतिकीय में कौन कौन से चैप्टर हैं, कैसे ये यूनिट बनाई गई है। फिर समझेंगे कि पहले चैप्टर में आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले जो 2-3 वीडियो होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी को समझते हैं। स्थिर क्या होता है? स्थिर मीन्स होता है कि कोई चीज ना एक जगह पे क्या है, फिक्स है। और वैद्युतिकीय का अर्थ, जैसे ही आप वैद्युतिकीय पढ़ेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये भाई जो बात हो रही है ना, ये किसकी हो रही है। स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस यूनिट का अंग्रेजी में नाम है। तो स्थिर मतलब कोई चीज थमी हुई है। वैद्युतिकीय मतलब क्या होता है कि जहां विद्युत वहां चार्ज, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं है, जब तक आवेश नहीं है, तब तक क्या है, विद्युत नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। तो हम लोग ना इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे, हर तरफ किसको पढ़ेंगे, हम लोग उसको पढ़ेंगे कि कोई एक ऐसा आवेश जो कैसा है, स्थिर है। तो हम लोग यहाँ डिफिनेशन लिख सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकीय भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है और उनके क्या है, अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है या फिर उनके गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको डिफिनेशन तो पता चल गई। ठीक है, कि स्थिर वैद्युतिकीय भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल सा है कि मतलब स्थिर वैद्युतिकीय है क्या। ऐसे ही ना हर एक टॉपिक कवर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर में सबसे पहले यूनिट डालेंगे अपनी कॉपी पे, स्थिर वैद्युतिकीय। उसके बाद फिर लिखेंगे कि भाई ये 2 चैप्टर हैं, ये मुझे पढ़ना है। फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है कि स्थिर वैद्युतिकीय भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों तथा उनके बीच की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद लिखना है भाई कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश बताऊंगा और उसके प्रकार बताऊंगा। ठीक है, तो आवेश और उसके कितने प्रकार होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके बाद साथ ही साथ मैं आवेश का गुणधर्म बताऊंगा। तो आवेश तो भाई 2 प्रकार के होते हैं, तो आवेशों का मैं इस वीडियो में डियर गुणधर्म बताने वाला हूं। ठीक है, और अब मैं जब तीसरे पार्ट की तरफ जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा भाई इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। भाई यहाँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आता है कि कूलाम का नियम क्या होता है, और ना आया ना तो न्यूमेरिकल तो जरूर आने वाला है। तो कूलाम का नियम आएगा, उसके बाद फिर आएगा आपका वैद्युत क्षेत्र। जो आपका वैद्युत क्षेत्र है ना भाई, यहां से जरूर क्वेश्चन आता है। तो आपको वैद्युत क्षेत्र आपको अच्छे से मैं क्लियर करके दूंगा, और उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र और तीव्रता ये आपको अच्छे से क्लियर करनी है। यहां से क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं, 2 निगमन यहां रखे हुए हैं जो पेपर में जरूर आते हैं। और जानते हो कितने नंबर के आते हैं? 5-5 नंबर के आते हैं। बिकॉज ऑफ मेरे प्यारे बच्चों, आपके इस क्लास 12 की फिजिक्स का मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने ऑनलाइन तो कभी नहीं पर ऑफलाइन बहुत पढ़ाया है। और जो बच्चे उस वीडियो को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे सर तो भाई ऑनलाइन आ चुके हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनना कि भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
जो है टॉपिक होगा। उसके बाद फिर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब ये तो आप कहोगे भाई ये तो मैंने क्लास 12th में पढ़ रखा है, सॉरी 10th में पढ़ रखा है। हाँ, जो 10th में आपने फिजिक्स पढ़ी थी ना, विद्युत, वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो यहां समस्याएं होंगी। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ी थी ना, भाई एक दूसरे को काटती हैं, कर्व बनाती हैं, सब यहां पढ़ना है। उसके बाद आपका वैद्युत द्विध्रुव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वैद्युत द्विध्रुव है ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे से मैं बता दूं कि गाउस की प्रमेय, गाउस हिंदी में बोलत है और गॉस अंग्रेजी में बोलत है, तो हमारा होगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाउस की प्रमेय, ठीक है। गाउस की प्रमेय यहां पे भैया इंपॉर्टेंट लगा लेना, मोस्ट वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आता जरूर है, ठीक है। तो गाउस की प्रमेय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा अगला होगा ना भाई, यहां से गाउस की प्रमेय पढ़ लिया, अब हम लोग लिखेंगे गाउस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग, के अनुप्रयोग। अब मैं एक बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बहुत अच्छी चीज बता देता हूं। अगर आपने आवेश व उसके प्रकार नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अगर आपने उसके गुणधर्म नहीं पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने कूलाम का नियम नहीं पढ़ा तो तीव्रता के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आपने तीव्रता नहीं पढ़ी तो आप वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझ नहीं पाओगे। अगर आपने वैद्युत द्विध्रुव नहीं समझा तो आप गाउस की प्रमेय को नहीं समझ पाओगे। तो ये बात अच्छे से क्लियर कर लो अपने माइंड में कि भाई हमें हर एक टॉपिक को सीक्वेंस से फॉलो करना है। अगर आपने कोई भी बीच में छोड़ा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे आपने क्लास 10th में फिजिक्स पढ़ी थी मुझसे, ठीक वैसे ही मैं आपको ये पूरी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अभी हम लोग करते क्या है कि हम लोग ना अभी आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अब पहला टॉपिक आज के इस चैप्टर का शुरू करते हैं, जो कि है आवेश व उसके प्रकार। हम लोग समझते हैं कि भाई वैद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। एक बहुत ही बड़े ना वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। तो थेल्स ना, ये थेल्स वो है जो भाई आपने वहां पे पढ़ा है ना 10th में। तो थेल्स जो है वो एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटा सा भाई एक्सपेरिमेंट कर डाला, और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने भाई अंबर जो है पदार्थ ले लिया। अंबर क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो गोंद वाला पेड़ देखा है ना, जिसमें चिपचिपा जैसा पदार्थ निकलता है और कहते हैं भाई कि वो गोंद है। और बहुत जगह पे गांव की भाषा में उसको लसोड़ बोलते हैं। देखो मैंने वो भी बता दिया कि भाई उसको लसोड़ बोलते हैं, पर वो अंबर कहलाता है, जो गोंद जैसा होता है, चिपचिपा जैसा, ठीक है। और मैंने बहुत जगह देखा है कि उसके लड्डू भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो अंबर एक पदार्थ होता है, इसके ऊपर ऊन, ठीक है। बहुत सारे टीचर क्या बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर फर, फर क्या होता है, फर वैसे बच्चों क्या होता है, खाल जो होती है ना, खाल, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पुराने जमाने में लोग अपने बॉडी के ऊपर, भाई कपड़े तो होते नहीं थे वहां पे, तो अपनी बॉडी के ऊपर खाल लपेट लेते थे, ठीक है, सूखी हुई। तो जब भाई इस अंबर जैसे पदार्थ पर ऊन या फिर फर रगड़ी जाती है तो क्या होता है, तो भाई ये एक दूसरे के ऊपर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। भाई एक के ऊपर धनावेश आएगा, दूसरे के ऊपर ऋणावेश आएगा। ये बिल्कुल सेम वही एक्सपेरिमेंट है जो भाई आप अपने स्कूल में कर चुके हैं। रगड़ रगड़ के बालों में अपनी कंघी या फिर अपनी स्केल आप कागज को उठाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि भाई ये जो आवेश है ना, ये कुछ और नहीं है, इसको आप देख नहीं सकते कि भाई वो आवेश चला रहा है। भाई भाई देखो देखो वो आवेश चला रहा है। आवेश किसी का नाम हो सकता है, भाई वो इंसान हो सकता है, लेकिन भाई ये साइंस की भाषा में आवेश क्या है, साइंस की भाषा में आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। डिफिनेशन लिख लेना, साइंस की भाषा में आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, और विद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है। ये लाइन जरूर लिख लेना, वरना वो तो भाई 9th 10th वाली हो गई। ये विद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित
या प्रतिकर्षित करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आवेश बोलते हैं। और आवेश विद्युत में प्रभाव भी उत्पन्न करता है। आई बात समझ? आवेश एक अदिश राशि है। यह भी लिखना कि भाई आवेश ना, सबसे पहले पहली चीज आवेश में पता चला कि भाई ये आकर्षित करेगा वस्तुओं को, भाई ये आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। भाई ये दो चीजें हो गई, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि भाई ये विद्युत में प्रभाव उत्पन्न करेगा। विद्युत में प्रभाव जो है भाई उत्पन्न करेगा, मतलब विद्युत में का मतलब समझ चुके ना, करंट लग गई भाई, खींचा कोई चला जा रहा है तो क्या हो रहा है? विद्युत भाई प्रभाव उत्पन्न हुआ कि नहीं, तभी तो खींचे चले जा रहे हैं, झटका लगा पीछे हो गए, तो विद्युत में प्रभाव उत्पन्न हो गया। तीसरी बात मेरे प्यारे बच्चों वो ये है कि ये एक अदिश राशि है, तो ये बुलेट पॉइंट में आप इसको लिख सकते हो कि भाई मेरे ये एक अदिश राशि है, ठीक है। और इसका आवेश क्या है? इसका आवेश वही कूलाम, ठीक है। क्या? कूलाम, जो आपने कहां पे पढ़ रखा है? क्लास 10th में पढ़ रखा है कि भाई इसका मतलब कूलाम होता है, और हम छोटे चाचा चीज सी से इसको लिखते हैं। आवेश, आवेश को लिखा किससे जाता है? क्यू, ठीक है, क्यू। और क्यू से क्यों लिखा जाता है? क्या इसका क्यू से कोई नाम होता होगा? नहीं नहीं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आई बात? हाँ, ये इलेक्ट्रिक चार्ज। अब भाई आवेश होता कितने प्रकार का है? ये आवेश दो प्रकार का होता है। तो अब जब आपको 10th क्लास में क्यू के बगल में प्लस लिखा हुआ लिख जाए तो समझ जाना कि भाई ये प्लस आवेश की बात हो रही है। फिर उसके बाद ये ऋणावेशित होता है, ये बात सभी को पता है भाई, देखो लिखते जाना। और अगर आपको इसका नोट चाहिए तो हर क्लास के बाद आपको टेलीग्राम पे जाके चेक कर लेना है, नोट्स मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, जिस दिन चैप्टर कवर हो जाएगा उस दिन पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया भाई? फ्री में मिल जाएगा, कोई पैसा ऐसा नहीं देना। क्या कह रहे हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश, तो आपको हेडिंग डालनी है कि भाई आवेश दो प्रकार का होता है, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो वस्तुओं को क्या करेगा? भाई कोई धनावेशित है तो क्या करेगा? भाई धन आवेशित है, इसके ऊपर कोई प्लस का चार्ज है, उसको किसी की जरूरत थोड़ी है, वो वस्तुओं को क्या क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा कि आकर्षित करेगा? जल्दी बताना भाई। आपके ऊपर अगर धनावेश है, आपको आपने क्या कर दिया है भाई? अगर ये सोडियम है, ये धनावेशित है, सोडियम कोई पदार्थ है और ये धनावेशित है, तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है ना भाई, इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है कि नहीं किया? जल्दी बताना। अगर कोई क्लोरीन है जो आपने 10th 9th में पढ़ रखा है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा? ग्रहण करेगा कि नहीं? तो यहाँ पे मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मुझे अच्छे से ये क्लियर करना है कि भाई धनावेशित और ऋणावेशित होता क्या, धनावेश और ऋणावेश क्या होता है। तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आप पहला पॉइंट लिखोगे, इतना लिखने के बाद ये जब पूरा आपका हो जाएगा तो आप पहला पॉइंट लिखोगे, प्रोटॉन पर, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणावेश होता है, ठीक है। ये बात समझ गए? ठीक। अब आप लिखोगे कि सजातीय आवेश, सजातीय क्या होगा? सज धज के रहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, सजातीय आवेश मतलब जो आवेश क्या होंगे भाई? जो आवेश क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों? जो एक जैसे होंगे उनको हम सजातीय बोलेंगे। यहां निगेटिव लगाना, जो एक जैसे होंगे उनको हम सजातीय बोलेंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला Q पॉजिटिव, ये कोई हो गया। फिर बोला मैंने Q पॉजिटिव, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो वैसे ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक। ये भाई एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। भाई ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये भाई इधर भागेगा और ये भाई इधर भागेगा, ठीक है। अगर यही आपके ऋणावेशित होते मेरे लाल, तो ये क्या करते मेरे प्यारे बच्चों? ये एक दूसरे को क्या आकर्षित करते? क्या? ना 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 ना, ये तो सजातीय है, तो एक दूसरे को दूर भगाते। अब एक पॉजिटिव हो जाए और एक निगेटिव हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, आकर्षित करेंगे। तो भाई यही लिखना है दूसरा पॉइंट, कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सिंपल सी बात, दो पॉइंट हो चुके हैं।
तीसरा पॉइंट लिखना मेरे प्यारे बच्चों, जो थर्ड है वो है कि धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। पढ़ ही रखे हो भाई कि सोडियम जो है एक पदार्थ है, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो इसका मतलब इसके पास 2,8,1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास 2,8 होते हैं। तो भाई कि धनावेश के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है क्योंकि उसने अपना दान दे दिया, बहुत बड़े दानी थे, दान दे दिया। तो इसके बाद फिर उसके बाद जो आपका ऋणावेशित हो, ऋणावेश जो होता है उसके पास, ऋणावेश के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्यों? देखो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के पास 2,8,7, और जब क्लोरीन से क्लोरीन -1 बनता है तो 2,8,8। तो सिंपल सी बात हो गई भाई, धनावेश के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऋणावेश के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। खुद ही आप देख लो, हमको बताने की क्या जरूरत है। समझ में आई क्या बात? आई ना, सिंपल सी बात। अब आपको लिखना है कि हेडिंग डालना है आवेशन। आवेशन क्या होता है? देखो भाई एक एक टॉपिक हम झमक झमक के अच्छे अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, आवेशन क्या होता है? आवेश समझ गए, अब आवेशन समझेंगे। आवेश समझ गए हैं, अब आवेशन समझेंगे। तो इसे में ना लगा दो, आप समझ चुके होंगे कि आवेशन है ना, आवेशन। तो आवेशन क्या होगा? किसी, आवेशन वह प्रक्रिया है, आवेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को घर्षण द्वारा, किसी पदार्थ को घर्षण द्वारा आवेशित किया जाता है। खत्म। तो इसका मतलब आवेशन क्या है? एक प्रकार की प्रोसेस है। आवेशन जो है वो क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें किसी एक पदार्थ को घर्षण द्वारा आवेशित किया जाता है। समझ में आई बात? आवेशन भी कवर हो चुका है। अब हमारे पास वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण, और इसमें पहला आएगा कि भाई आवेश, जैसे कि ना कोई जानवर देखा होगा भाई, वो अभी निपट रहा है जानवर, तो मतलब क्या करोगे कि भाई उसको बचाने के लिए संरक्षण नियम लगाओगे। वैसे ही बच्चों आवेश अभी ना नष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ क्या करेंगे, अब उसका संरक्षण के बारे में सोचेंगे। तो पहला है कि आवेश, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण। इसका मतलब जो इसके भाई बहुत इंपॉर्टेंट वाले गुण हैं उनको देखेंगे, जिसमें से पहला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप लिख लेना MIMP, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देखो एक बात बता दें, जहां भी संरक्षण की बात आ जाए, ठीक है, जहां भी भाई संरक्षण की बात आ जाए तो वहां यह समझ लेना कि भाई उसको हमको नष्ट होने से बचाना है। तो नष्ट होने से बचाना है तो कैसे बचाएंगे? बहुत ध्यान से, कुछ अलग भाषा में हम बता रहे हैं भाई। देखो हमारी क्लास में आपको ऐसा होगा ना कि आपको हर टॉपिक ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल इंटेलिजेंट बन जाओगे। कैसे? वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत मतलब कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। ये तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि आपने कहा कि भाई सोडियम के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है। अब आपके मन में कंफ्यूजन आई, और कंफ्यूजन कैसे दूर होगी? भाई यहाँ तो कोई आवेश है नहीं, न्यूटन है, यहाँ पे तो हमारा आवेश आ गया। इनको हम कैसे भाई, कैसे आवेश आ गया? आप तो कह रहे उत्पन्न ही नहीं किया जा सकता। हाँ, उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है और नष्ट भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। हाँ, ये बात आई समझ में। ये लो भाई, देखो ये हमारे पास स्केल है मान लो, या पेन है, हमने अपने बालों में रगड़ना शुरू किया, हमारे बाल ने इसको आवेशित कर दिया। तो आवेशित जब किया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि आवेश जो संरक्षण का सिद्धांत है उसमें आप लिख सकते हो कि आवेश संरक्षण सिद्धांत के नियम के अनुसार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कहानी शुरू, विद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। कैसे? 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 सोडियम बेचारा बैठा था, देखो भाई हम केमिस्ट्री के एग्जांपल ले लेके समझा रहे हैं। ये सोडियम बेचारा बैठा था, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, इसके बगल में आपका क्लोरीन आया, इसने कहा अरे अरे क्लोरीन आ गई, क्लोरीन ने कहा हाँ 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 मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसने कहा कि हाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ऐसा करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। मतलब इसको देख के तब इसके मन में आया कि भाई अपना इलेक्ट्रॉन हम त्याग सकते हैं। ठीक वैसे ही
जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पास रखा जाता है या उसको रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने लगता है। स्थानांतरण मतलब या तो त्याग होगा या तो ग्रहण होगा। तो हम बोल सकते हैं वैद्युत आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही वैद्युत आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो भाई पहला वैला तो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। दूसरा क्या है? दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, आपको ऐसे ही लिखना भाई, ये तो इंपॉर्टेंट था तो मैंने हेडिंग डलवा के करवा दिया, इसको ऐसे ही लिखना। इंपॉर्टेंट ये भी है, किसी निकाय का कुल विद्युत, पहले लिख लो, किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी भिन्न भिन्न कणों पर उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग होता है। मैं फिर बोल दूंगा, अभी आपने अगर नहीं सुना है तो फिर बोलूंगा, परेशान मत हो। अब मान लो भैया कि ये आपका कोई एक बड़ा सा निकाय है। निकाय मतलब समझ लो कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पे फिर से प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे फिर से माइनस क्यू। मैं बोलूंगा बताओ भाई, बताओ जल्दी से कि यहाँ पे भी जो है आवेश, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर कितना आवेश है, आपको अगर जोड़ लो हो जाएगा भाई। तो हम लिखेंगे कि किसी वस्तु या किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित भिन्न भिन्न कणों पर, उसमें उपस्थित भिन्न भिन्न कणों पर फिर दो बार उपस्थित हो रहा है। फिर से बोल रहा हूं डेफिनेशन, किसी निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न कणों पर आवेश का बीजगणितीय योग उस निकाय के कुल आवेश के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस निकाय का हमें आवेश निकालना हो तो आप ये भी लिख लोगे, निकाय का अगर डियर मुझे आवेश निकालना हो तो हम क्या करेंगे। देखो अभी मैं इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ पढ़ा रहा हूं, उसके बावजूद अभी कुछ ऐसे बालक होंगे जो कहेंगे अरे यार मजा नहीं आ रहा है, मतलब घटिया है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जबकि मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। चलो अब इनको जोड़ लेते हैं। क्यों क्यों, तो भाई ये देखो कटम कटम। भाई यहाँ एक वर्ड मैंने बीच में बोला था, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि प्लस और माइनस दोनों को योग, ऐसा नहीं घटाना। योग मतलब होता है कि बीजगणितीय में प्लस माइनस दोनों होता है, मतलब जितने होंगे उनको सबको बस जोड़ जोड़ के लिखते हैं, ठीक। तो ये प्लस, ये इससे माइनस से खत्म, ये प्लस से ये माइनस खत्म, ये प्लस से ये माइनस खत्म, एक माइनस बच गया। तो बस इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, हम बता रहे हैं कि आपको बस इसी तरीके से लिख लेना, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो बस ऐसे लिख के डॉट 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 लगा लेना आप। तो कॉपी पे कैसे लिखना है, ये चित्तर वित्तर मत बनाना भाई, देखो ऐसे लिखना कॉपी पे, प्लस और फिर उसके बाद माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू जो आपका मन करे, डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद क्या करोगे, एन, बस क्यू1 लिख दो भाई। हमने लास्ट में जाके क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक। ज्यादा अगर समस्या है तो 1 2 3 4 5 लिख लो, एन कर लेना लास्ट में। सबको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? हाँ आया है। अब देखो तीसरा, दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया कि भाई निकाय के बारे में बात की, कुलावेश के निकाय ना, मतलब निकाय का कुलावेश के बारे में बात किया। किसी निकाय का आवेश उसके उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता। मतलब मान लो घर में बैठे हो, चलना शुरू किया, देखो टॉपिक को कैसे समझा रहे हैं, घर में बैठे हो चलना शुरू किया, ये सारी चीजें एग्जाम में याद आएंगी। अब आप सोच रहे हो अभी मैं तो भैया न्यूटन हूं, घर पे बाहर से भागते हो जाऊंगा, मेरे ऊपर आवेश आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अभी आप चल रहे हो, भाग रहे हो, आपके ऊपर जितनी आपकी बॉडी का जितना चार्ज है ना, उतना ही चार्ज थोड़ी देर बाद वही होगा। मतलब वेग के ऊपर नहीं होगा कि भाई ये लो भाई ये माउस पकड़ा और इसे फेंका, इसका जितना आवेश है
अभी उतना ही रहेगा, चाहे इसका वेग घटे या फिर बढ़े। तो तीसरा पॉइंट क्या है, किसी वस्तु का आवेश उस वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात वस्तु गतिमान हो या स्थिर हो, उसका आवेश नियत रहता है। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। चौथा जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो भैया आवेश की क्वांटम प्रकृति। क्वांटम प्रकृति, इसको एक हम ज्यादा छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैं सोडियम, वो मेरी नेमोक्लोरीन। अब क्या हुआ कि मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगा, और जब मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगा तो इसका क्या मतलब है कि भाई हम लोग एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल हम लोग के बीच में लग रहा है। तो भैया जब हम लोगों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है ना, तो वो किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता की वजह से। तो मैं पूछूंगा कि भाई मेरे ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नेमो कहेगी होंगे, कितने भी होंगे हमें क्या पता। अब मैंने पूछा नेमो तुम्हारे ऊपर कितने हैं, तुमने कहा भाई मुझे क्यों पता मेरे ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। पर एक बात जरूर फिक्स है कि मेरे ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मान लो मेरे ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन, तो मेरा आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश को 10 से गुणा कर लो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर 9.5 इलेक्ट्रॉन हो और नेमो के पास 8.5। कभी ऐसा आपने सुना है कि किसी भी एक पदार्थ, भाई केमिस्ट्री पे चले जाओ, किसी एक पदार्थ पे आ जाओ, देखो ये फिजिक्स है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स ही पढ़ना है, नॉलेज लेना है। मैंने बोला कि ये सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी ऐसा सुना है कि कोई पदार्थ है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हो, सॉरी 10.5 इलेक्ट्रॉन होते हो? मतलब क्या डेसिमल में इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, नहीं। तो इसका मतलब एक पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर होता है। तो आवेश का क्वांटम प्रकृति जो होती है ना आवेश की, वो यही कहती है कि किसी वस्तु, जितनी भी प्रकृति में वस्तुएं हैं, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश, प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जितनी भी प्रकृति में आपकी वस्तुएं हैं, जैसे मैंने कहा भाई ये देखो मेरा माउस, इसके ऊपर जितना आवेश होगा ना वो फिक्स होगा, मतलब एक नंबर है कि हाँ भाई इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए इसका आवेश 10 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश। आई बात समझ में? नहीं समझ में? देखो कैसे बताते हैं। आवेश की क्वांटम प्रकृति, मैंने फिर बताया कि भाई आवेश की क्वांटम प्रकृति मतलब ये वाली मान लो वस्तु है, मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है, या मैंने कहा कि नहीं भाई ये आवेश है और इसके ऊपर 10 प्रोटॉन है, ऐसा बोल सकता हूं। तो इसका मतलब है कि या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, भाई यही हो सकता है। समझ में आई बात? तो ये कहने का मतलब है कि आवेश की जो क्वांटम प्रकृति है उसका ये मतलब है कि अगर मेरे ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब 10 से इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दो भैया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई जितनी भी वस्तुएं हैं उनके ऊपर जो आवेश होगा एक निश्चित न्यूनतम आवेश के का पूर्ण गुणज होगा। ठीक, मतलब मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो कोई वस्तु है जिसके ऊपर ई आवेश है, कोई दूसरी वस्तु है जिसके ऊपर 2e आवेश है, कोई तीसरी वस्तु है जिसके ऊपर 3e आवेश है। ठीक, तो कोई अगली वस्तु है जिसके ऊपर Ne आवेश है, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक, तो आप लिख सकते हो कि आवेश की क्वांटम प्रकृति के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर उपस्थित आवेश किसी न्यूनतम निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और फिर आपको लिखना है ई बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, या फिर आप लिख सकते हो 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, क्या ये आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया है? जल्दी से एक बार बता दीजिए। इतना समझ लिया है? इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो कि भाई किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा, और कितना होगा, एक नंबर है जिसको हम बोल सकते हैं n एक क्या है भाई, पूर्ण संख्या। क्या लिखना है? n एक पूर्ण संख्या।
समझ में आ रही बात, नीचे लिख लेना। तो इतना आज हमने बच्चों इस वीडियो में देख लिया। आज हम लोगों ने क्या क्या समझा, देखो भाई आज से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे भाई कूलाम का नियम क्या होता है, और इस कूलाम के नियम को अच्छी तरीके से हम लोग मेरे प्यारे बच्चों कवर करेंगे, ठीक है। कूलाम का नियम क्या होता है, फिर कूलाम के नियम में वो बल वाला आपको फॉर्मूला मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। फिर एक और चीज के बारे में बताऊंगा, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एग्जाम में भरा पड़ा होता है कि भाई इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो इसकी बीमा निकालना मैं बताऊंगा। क्योंकि जो कि 11th क्लास में आपने बीमा वाला चैप्टर पढ़ा है, भाई इसका मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कूलाम का नियम एक सेपरेट वीडियो में चाहिए। तो आज का वीडियो आपने देख लिया, आपको तसल्ली मिल गई कि भाई 12th शुरू हो चुका है, सर अभी रेगुलर क्लास देने वाले हैं, बिल्कुल देने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कवर करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आज की इस क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।